अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आपसे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है वो डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इनकी रिसेप्टर्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर दिए थे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं ना, वो एपिनेफ्रिन आती है, नॉन एपिनेफ्रिन आती है। ठीक है, इससे बाद हमारे पास आ जाती है आइसोप्रोटेनॉल, डोपामीन, फिनोल्डोपास के डिबूटामीन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन। या बुक पे देख लीजिएगा। इसके मीडोड्रेन, कोलिनिडीन, अल्ब्यूटिरोल, मीटोप्रेट्रोल, टर्ब्यूटालेन, ये सारी कुछ आती है, सल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ये सारा कुछ आता है। ठीक है, अब इसमें ना मतलब सिंपल सा ये होता है, ये ड्रग्स जाती हैं और जाकर रिसेप्टर को डायरेक्ट स्टिमुलेट करती हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें एपिनेफ्रिन आती है। अच्छा, एपिनेफ्रिन बेसिकली कैटेकोलामाइन की ए में से एक है और जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। इसके अलावा ये कैसे बनाया जाता है, बेसिकली तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन एपिनेफ्रिन हमने बनाया था। तो नॉन एपिनेफ्रिन में हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, एपिनेफ्रिन हम बना लेते हैं वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं जब स्टिमुलेशन होती है तो हमारे पास एड्रीना मेडुला से 80% नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और 20% नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है सर्कुलेशन में। ठीक है, अब एपिनेफ्रिन जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव होता है, अल्फा बीटा रिसेप्टर दोनों को, और ये क्या करवाता है, इंटैक्ट करवाता है। और लो डोज के पे ये बीटा को इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है और हाई डोज पे अल्फा के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक्शन। एक्शन में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो सीवीएस की बात हो रही है, तो ये क्या करता है, जब हमें पता है सीवीएस पे कौन कौन से, हमारे हार्ट के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अल्फा होगा, अल्फा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, बीटा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अल्फा जो होते हैं वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं और बीटा वन जो होते हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये हार्ट अल्फा को स्टिमुलेट करेगा तो हमारे हार्ट रेट की जो वेसल्स को कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगी, जब अल्फा वन को स्टिमुलेट करेगा ना तो हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किडनी से रेनिन भी रिलीज़ होगा। रेनिन यहाँ से नहीं, बीटा की वजह से रिलीज होगा। ठीक है, अब ये सिंपल सा ये हो रहा है सीवीएस के अंदर जो हमने इसके फैक्ट पढ़ने वो ये पढ़ने हैं कि एपिनेफ्रिन जो होता है अल्फा को भी स्टिमुलेट करे, बीटा को स्टिमुलेट करेगा। अल्फा को स्टिमुलेट करेगा तो हमने अल्फा वाले सारे इफेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवाना है। और बीटा की अगर बात की जाए, बीटा को स्टिमुलेट करेगा तो बीटा वाले सारे इफेक्ट लिखने हैं। बीटा वन के स्पेसिफिक थे, बीटा वन मतलब हार्ट पे प्रेजेंट होता है, हार्ट रेट ज़्यादा करवाता है। ठीक है, इसके अलावा वो किडनी में प्रेजेंट होता है, रेनिन को रिलीज करवाता है, रेनिन वैसे कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, और हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके अलावा बीटा टू को स्टिमुलेट भी करवाएगा तो बीटा टू की वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होगी, तो जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल ब्लड प्रेशर मेंटेन ही रहता है। अब रिस्पिरेशन के अंदर बेसिकली बीटा टू स्टिमुलेटर करवाता है ना, तो ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये क्या कर, एलर्जी मेडिकेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये उनकी रिलीज को इनहिबिट करवाता है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया में। हाइपरग्लाइसीमिया में कैसे, क्योंकि ये लीवर के अंदर जो बीटा टू के इफेक्ट्स होते हैं ना, बीटा थ्री के और बीटा टू के, ये लीवर के अंदर क्या करवाते हैं हमारे पास, जो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है और इस तरह से बॉडी में ना ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवाते हैं, इसलिए हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया में मतलब हाइपोग्लाइसीमिया में भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा लिपोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाता है हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो वो लिपोलाइसिस करवाते हैं और इस तरह से ये लिपोलाइसिस भी करवाते हैं। इसके अलावा इसके थेरेप्यूटिक यूजेस में ये है कि जब ब्रोंकोस्पेज्म हो जाए ना तो उसके लिए हम लोग इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ये ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर। ठीक है, वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाइपर सेंसिटिव, वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, उसकी टाइप, उसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में हम लोग उसको यूज़ किया जाता है, उसमें हमारे पास ये भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्डियक अरेस्ट में। अब लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग उसको यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास, क्योंकि ये ना वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाने का ये फ़ायदा होता है कि आप एनेस्थीसिया ड्रग देते हो ना, उस जगह पे ये क्या करवाता है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से जो एनेस्थीसिया की जो ड्रग होती है ना उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, और ड्यूरेशन जो होता है उसको भी इनहेंस करवा देता है एनेस्थीसिया का। इसके अलावा इंट्राक्यूलर सर्जरी, क्योंकि ये आइज़ के अंदर मिडियोसिस करवा रहा होता है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक सिंपल से ये होता है कि हमारा इसका रैपिड ऑनसेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रैपिड ऑनसेट के साथ साथ इसका जो डिग्रेडेशन होता है वो भी रैपिड होता है। इसको हम आईएम में यूज़ करते हैं। ठीक है, रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए, और इमरजेंसी के लिए हम लोग उसको आईवी में प्रेफर करते हैं। और जो कि कैटेकोलामाइन होता है, इसके मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और
कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से जल्दी से क्या होता है हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स में आपने सिंपल से सीएनएस के बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो क्या एंग्जाइटी, फीवर, टेंशन, हेडेक, ट्रेमर्स, ये कॉमन से। इसके अलावा ये कार्डिक रिथमिया करवा सकता है पेशेंट को, अगर वो पेशेंट डिजोक्सिन ले रहा है। डिजोक्सिन हमारे पास एंटी रिथमिक ड्रग होती है जो आप नेक्स्ट सीवीएस में पढ़ोगे। ठीक है, उसमें ही करवाता है। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा करवा सकते हैं पेशेंट को, डायबिटीज़ करवा सकते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी ड्रग आती है नॉनेपिनेफ्रिन। नॉनेपिनेफ्रिन बेसिकली ये भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडिनर्जिक न्यूरॉन्स का। ठीक है, और ये भी सारे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाता है। इस इसकी वजह से अच्छा, इसकी वजह से जो सीवीएस के ऊपर एक्शन प्रोड्यूस होंगे ना, वो क्या होगा? सबसे पहले तो ये भी नॉनेपिनेफ्रिन चूँकि दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा रहा है ना, स्टिमुलेट करवा रहा है, ब्लॉक नहीं स्टिमुलेट करवा रहा है। ठीक है, अगर जो अल्फा 1 पे होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात किया कि बीटा टू, अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे जो वेजो कंस्ट्रक्शन पे जो बात की हुई है ना, हमारे पास वो ये बात की हुई है जो नॉन एपिनेफ्रिन है तो वो बेसिकली ग्रेटर वेजो कंस्ट्रक्शन कोज करवाते हैं देन एपिनेफ्रिन। ठीक है, क्योंकि एपिनेफ्रिन वेजो डायलेशन भी करवा रहा होता है ना, तो इसके बीटा टू के ऊपर कम इफेक्ट होते हैं, कम एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको डायलेशन नहीं करवाता। ठीक है, वेजो डायलेशन भी नहीं करवाता, इसकी वजह से हम लोग उसको नहीं यूज़ करते ब्रोंकोस्पेजम और एनाफाइलेक्सिस में। ठीक है, चूँकि अब हमने पढ़ा है कि भाई एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन दोनों सेम ही है, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करें लेकिन कुछ हद स्टिमुलेट करें। लेकिन यहाँ पे यही बात की हुई है कि बीटा टू के ऊपर इसकी एफिनिटी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से इसके रिस्पॉन्स भी कम होता है एनाफिलैक्सिस ट्रीटमेंट और ब्रोंकोस्पेज़म के लिए। इसके अलावा हमारे पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। ये हमारे पास ये होता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हमारे पास जो नॉन एपिनेफ्रिन होती है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाती है। कैसे इंक्रीज़ करवाती है? बेसिकली ये बैरोरिसेप्टर को स्टिमुलेट, जब बैरोरिसेप्टर ना स्टिमुलेट होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में वेगस एक्टिविटी इनहेंस हो जाती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर सीवीएस के चैप्टर में ये पूरा इसका डिस्कशन हुई है इस बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस में हम ये इसको सेप्टिक शॉक में दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नॉन एपिनेफ्रिन की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, उसमें ये कि आप इसको आईवी में देते हो। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 2 मिनट होता है। इसके अलावा हम लोग जो ये भी कैटेकोलामाइन होता है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और काउंट से जल्दी इनएक्टिव मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव हो जाता है और यूरिन के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट सेम वही होते हैं जो कि हमने लास्ट पे पिछले की एपिनेफ्रिन की, यानी कि पल्मोनरी एडिमा, डायबिटीज़ करवाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा करवाएगी, टाकि कार्डिया करवाएगा, 2-3 थोड़े चेंज है, नेक्रोसिस करवा सकते हैं, सर्कुलेशन को इम्पेयर करवा सकते हैं, बस यही। ठीक है, इसके अलावा आइसोप्रोटिनोल, ठीक है, ये ना हमारे पास कैटेकोलामाइन होता है और ये सिंथेटिक होता है। ठीक है, इसके पास बीटा 1 और बीटा 2 की अफिनिटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह इसके पास बीटा 1 बीटा 2 की एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से चूंकि ये भी नॉन सेलेक्टिव होते हैं ना, अब जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं जाहिर सी बात है वो अगर एक साथ 2 रिसेप्टर को या 2 से ज़्यादा को वो करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। इसलिए हम लोग उसको ना थेरेप्यूटिकली कम यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके एपिनेफ्रिन की तरह ही होते हैं। अब डोपामीन जो होता है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इस तरह से। जो डोपामीन होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक तो ये खुद भी एज अ ड्रग यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा ना ये अगर हम इसको एज अ दे रहे हैं, क्या डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग के तौर पे हम दे रहे हैं ना इसको डोपामीन को, तो ये हमारे पास क्या करवाएगा, 2 काम करवाएगा। अल्फा को भी स्टिमुलेट करेगा, बीटा को भी स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जब इसकी आप लो डोज देंगे तो ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, जब इसकी आप हाई डोज दोगे तो ये हमारे पास अल्फा 1 को स्टिमुलेट करवाएगा। जब अल्फा 1 स्टिमुलेट होगी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जब बीटा 1 तो हमारे पास कार्डिक रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और सारा वही वाला मैकेनिज्म आपने डाल देना कि बीटा 1 ये एक्टिवेट होंगे तो ये काम होगा, अल्फा 1 एक्टिवेट होंगे तो ये काम होगा, इसका वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह होगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है अगर हम डोपामिन के ना, बेसिकली बॉडी में डोपामिन के अपने भी रिसेप्टर होते हैं, D1 और D2। ठीक है, और वो रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेजेंट्रिक एरिया में और रीनल एरिया। मेजेंट्रिक एरिया बेसिकली हमारा स्टमक वाला एरिया होता है, हेपेटिक वाला एरिया होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रीनल हमें पता है किडनी में। और वहाँ पे ये क्या करवाते हैं, हमारे पास वेजिटेलेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। बस सिंपल सा यही था। इसके अलावा हमारे पास आता है एक्शन। एक्शन में हमारे पास क्या होता है, सीवीएस के ऊपर अल्फा, अब मैंने भी पीछे बताया अल्फा और बीटा को स्टिमुलेट करना है, अल्फा 1 बीटा 1 को स्टिमुलेट करें, तो वही अल्फा 1 वाले आपने इफेक्ट्स डालने हैं और बीटा 1 वाले इफेक्ट्स डालने हैं। ठीक है, रीनल और विसरल में ये बात की हुई है, चूँकि इसके रिसेप्टर D1 और D2 हमारे पास पेरिफेरल में मेजेंटिक एरियाज में और रीनल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये वेसल्स को डायलेट करवाते हैं। तो हम अगर किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं ना मिलेगा
यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई वेसल्स की, तो हम लोग डायलेशन करने के लिए हम इस ड्रग्स को दे सकते हैं, ठीक है। इस ये सीन यहाँ पे हुई है, ठीक है, यानी कि हम इसको रेनल फेलियर में इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारे पास थेरेप्यूटिक यूजेस में ना सिंपल फिनल डोपामेन ना बेसिकली ये हमारे पास D1 का एगोनिस्ट होता है, ठीक है, D1। अब D1 हमने पढ़ा है कहाँ पे, मेजेंटिक एरिया में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये क्या करवाएगा, डायलेशन करवाएगा और हमारे पास इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाएगा। एडवर्ड्स में इसके हेडिक फ्लशिंग, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया वगैरह आएगा, ठीक है। अब डोबूटामीन है, डोबूटामीन का आपने सिंपल से याद करना है कि वो बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1 के ऊपर इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, बीटा 2 के ऊपर कम होती है, ठीक है, बीटा 2 और अल्फा 1 पे कम होती है। अब बीटा 1 के ऊपर ज़्यादा तो बीटा 1 के इफेक्ट्स आपने डालने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है डोबूटामीन ना हमने आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के केस में एहतियात से यूज़ करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन बहुत ज़्यादा करवाता है, और ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन ना अरिथमिया की एक टाइप होती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट सबके सेम ही होंगे। ऑक्सीमेटाजोलिन हमारे पास आ जाता है, इस ये भी डायरेक्ट एक्टिंग है, सिंथेटिक है। अब ये हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 को स्टिमुलेट करवाता है। इसके साथ हम लोगों ने इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये इसको ना नेज़ल के लिए ही प्रेफर किया जाता है, मतलब नोज़ की वेसल्स के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है ना, तो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्शन करवाएगी, और कौन सी ब्लड वेसल, जो नेज़ल के अंदर वेसल्स है ना, उनको ये वो करवाएगी, ठीक है। बस इसमें यही आपने याद करना है। इसके बाद हमारे पास आता है फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन जो है ना हमारे पास सिंपल सिंपल से अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगी। अल्फा 1 के जो भी फैक्ट आपको आते हैं ना, जो कंसेप्ट हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, आपने वही लिखना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अल्फा 1 जो होता है ना, हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा करवाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा करवाता है। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ना हमारे पास हार्ट रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जिस उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मिडोड्रीन। मिडोड्रीन, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, फिनाइलेफ्रीन को आप इसको ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन मतलब मिडियोसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आइस के ऊपर अल्फा 1 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मिडोड्रीन है, तो मिडोड्रीन भी आपने सिंपल से याद करना है, अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि आप चलते फिरते ना, मतलब पोजीशन चेंज करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइपोटेंशन। इसके अलावा हमारे पास क्लोनिडीन होता है ना, क्लोनिडीन स्पेसिफिक इसके लिए होता है, अल्फा 2 के लिए होता है, ठीक है। इसको हाइपोटेंशन के लिए हम लोग को ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा ना हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, तंबाकू स्मोकिंग या बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह के सिम्टम्स को ना मिनिमाइज़ करने के लिए। ये आप नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। अच्छा, क्लोनिडीन का एक और काम होता है, ये अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर रहा है। अल्फा 2 ने क्या करवाना होता है, नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम करवाना होता है, ठीक है। तो जब किसी भी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो गई है, नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो, तो हम उसके में क्या देंगे, क्लोनिडीन देंगे। तो ये नहीं हम लोगों ने समझना कि क्लोनिडीन तो लाइक ये तो एगोनिस्ट से काम ज़्यादा करवा, भाई काम तो ज़्यादा ही करवा रहे हैं। नॉन एपिनेफ्रिन इसका काम था अल्फा 2 को ही स्टिमुलेट करना, ठीक है। अल्फा 2 ने क्या करवाना, नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम करवाएगा ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्ब्यूटिरोल, मेटोप्रिटेनोल एंड टर्ब्यूटालिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो तीनों ड्रग्स होती हैं ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। नेक्स्ट पेज पे जो सल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंटरसेट्रोल है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है सारी हम लोग को याद रहते, ऐसा तो नहीं ना होता है, हमें कम से कम 2 याद होनी चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे भी लॉन्ग एक्टिंग कौन सी होती है। अब शॉर्ट एक्टिंग का हम इन लोगों को पता है कि क्या करेंगे भाई, इनका एक्शन रैपिड होगा, ठीक है। अब हम लोग इन सब को ना किसके लिए यूज़ करेंगे, अस्थमा की मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो रेस्पिरेशन की डिसऑर्डर्स है ना, उसमें हम इसको प्रेफर किया जाता है इन शॉर्ट एक्टिंग को। इसके अलावा ना इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आएगा, ट्रेमर्स आ जाती हैं। इसके अलावा हमारा रेस्टलेस हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, टैकीकार्डिया हो सकती है, अरिथमिया हो जाती है, मतलब जो आपको याद रह जाए ना, आपने वही लिखना होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास आता है सल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडासिट्रोल, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। अब लॉन्ग एक्टिव बीटा, अच्छा ये जो पीछे वाले थे ना, वो बीटा 2 थे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट थे, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। इनको भी हम रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद मेरा बीग्रन है ना, मेरा बीग्रन B3 का एगोनिस्ट होता है। अब B3 हमारे पास ब्लडर पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ हमारे पास लीवर लीवर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी हमारी जो बुक है ना, इसमें उन्होंने सिंपल सा ये कहा कि B3 का एगोनिस्ट होता है, और डिट्रेसल मसल्स को रिलैक्स करवाता है, और हमारे पास क्या करवाता है, ओवर एक्टिविटी जो ब्लडर की होती है ना, उसके लिए हम उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है।
अब इसके अलावा हमारे पास ये कहा गया हुआ है कि इसको हम लोग हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए नहीं प्रेफर किया जाता। बस सिंपल से ये थे डायरेक्ट एक्टिंग के। अब इनको याद करने का मेथड ये है, आपने कैसे याद करना है डायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग में ना आपके पास दो ड्रग्स आती हैं, एम्फीटामिन, टायरामीन और कोकेन, ठीक है। अब एम्फीटामिन जो होती है ना बेसिकली, यहाँ पे ना इनडायरेक्ट एक्टिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, या तो नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को ज़्यादा करवा दो, या जो वो वापस अपटेक हो रही होती है ना, री अपटेक, उसको आप इनहिबिट कर दो, ठीक है। अब रिलीज को जो ज़्यादा करवाएंगे ना हमारे पास, वो कौन कौन सा होगा, एम्फीटामिन रिलीज करवाएगा ज़्यादा और साथ थायरामिन, ठीक है। अब एम्फेटामिन रिलीज को ज़्यादा करवाएगा तो सारे, अब नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा रिलीज, ठीक है। अब नॉन एपिनेफ्रिन जब रिलीज ज़्यादा होगा तो अल्फा वन अल्फा टू वाले जो इसके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट होगा, तो आपने वही वाले लिखना है कि अल्फा वन स्टिमुलेट होगा तो ये होगा, अल्फा टू स्टिमुलेट होगा ये होगा, बीटा वन स्टिमुलेट होगा बीटा टू स्टिमुलेट होगा, रिवर्स इफेक्ट्स भी आपने सेम वही लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, टायरामीन की बात हो रही है, टायरामीन को हम लोग क्लिनिकली नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड से ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा होता है, इसके बाद टायरामीन को कहा कि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज से ये ऑक्सीडाइज होता है और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस इसमें यही करना है आपने, इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कोकेन। अब कोकेन ने क्या करना होता है, जो नॉन एपिनेफ्रिन वापस से अपटेक हो रहा होता है ना, उसको इनहिबिट करवाना है। अब नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली किसकी वजह से हमारे पास रीअपटेक हो रहा है, तो सोडियम डिपेंडेंट चैनल होते हैं, ठीक है। वो एनर्जी डिपेंडेंट चैनल होते हैं, वो इसको क्या करवाते हैं, सोडियम को वापस भेज देते हैं ना, नॉन एपिनेफ्रिन को वापस भेज देते हैं। तो कोकेन उसी को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल ज़्यादा रहता है और हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो शो होती है, बस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है मिक्स एक्शन एडिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स होती हैं, एफेड्रिन और प्सिडो एफेड्रिन, ठीक है। अब ये दोनों क्या करवाती हैं, या तो ये जो नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज है ना नर्व एंडिंग को, उनको ज़्यादा करवाती हैं, और दूसरा ये क्या करवाती हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर उनको डायरेक्ट सिमुलेट करवाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनके जो इफेक्ट्स होते हैं एपिनेफ्रिन की तरह मिलते जुलते होते हैं। अब चूंकि ये कैटेकोलामाइंस नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्ट और मोनोमाइनऑक्सीडेज से क्या होंगे, ये हमारे पास उनसे मेटाबोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। इस इनका ड्यूरेशन भी थोड़ा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ओरल ऑब्जॉर्प्शन के बाद ये हमारे पास अच्छी इनकी ओरल ऑब्जॉर्प्शन होती है और सीएनएस में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं, यूरिन के जरिए एलिमिनेट हो जाता है। एफेड्रिन ऑक्सीडो एफेड्रिन हमारे पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का कंप्लीट नहीं होता, जिसकी जिसकी वजह से ये यूरिन से एलिमिनेट होने से पहले ना इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट ही रहता है, उसके बाद ही यूरिन से एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने इसके याद करने हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट मतलब अलर्टनेस वगैरह ज़्यादा करवा देता है, फटीग को कम करवा देता है। इसके अलावा हमारे पास स्लीप वगैरह को वो करवाता है। अब इसके अलावा इसमें आपने कुछ भी इतना खास नहीं करने वाला, हमारे पास इसके लिए कहा गया हुआ है कि इसको हम नेजल और साइनस कंजेशन के लिए इसको ट्रीटमेंट करते हैं, फसीडोएफेड्रिन को। और जो फसीडोएफेड्रिन है ना, इसको हम यूज़ करते हैं मीथाम्फीटामिन, ठीक है। लेकिन फसीडो